जय हिंद। ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग जो है यूपीएससी सिविल सर्विसेज 1996 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रीड करके समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में और राजनीति शास्त्र अंतर्राष्ट्रीय संबंध में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यह क्वेश्चन नंबर हम लोग है पेपर 1 सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। ये 4 क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत जो है 4 प्रश्न ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, अब है कि क्वेश्चन नंबर 1 को हमें क्वेश्चन नंबर 1 के सारे प्रश्नों के ऊपर हमें कमेंट करना है और 200 शब्दों की शब्द सीमा पे जो है के अंतर्गत ही हमें प्रश्न लिखने हैं। तो कमेंट ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स एच। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 1A देख लीजिए। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। कहने का मतलब है किसी स्कॉलर, किसी पॉलिटिकल थिंकर का स्टेटमेंट है और उस स्टेटमेंट को आपको कमेंट करना है, मतलब अपनी राय व्यक्त करनी है। स्लेवरी, पहला स्टेटमेंट है एरिस्टोटल का। स्लेवरी इज नेचुरल एंड बेनिफिशियल बोथ फॉर द मास्टर एंड द स्लीव। देखो, एरिस्टोटल को आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये लोग स्लेवरी और वुमेन सब्जुगेशन का समर्थन करते हैं। ठीक है, कि स्लेवरी नेचुरल है, इससे कि जो स्लेव है वो इमैच्योर है, अभी उसका पूरा माइंड अच्छी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, तो वो जिस मास्टर के यहाँ काम करता है तो उससे उसका भी लाभ हो जाता है, उसका भरण पोषण हो जाता है और मास्टर का को भी लाभ हो जाता है, उसे थोड़ा लेजर टाइम मिल जाता है, उसके काम में सहयोग हो जाता है। तो यही यहाँ एरिस्टोटल कहना चाह रहे हैं कि स्लेवरी जो है, दास तत्व जो है और एक प्रकार से गुलामी जो कह सकते हो, वो दोनों के लिए अच्छा है, गुलाम के लिए भी और मास्टर के लिए। हालांकि आधुनिक युग में इस बात का जो है कोई भी समर्थन करता हुआ दिखाई नहीं देता, लेकिन क्योंकि एरिस्टोटल बहुत प्राचीन युग के एक राजनीतिक दार्शनिक हुए हैं, तो वो उनका ये जो है अपनी अंडरस्टैंडिंग थी। और एक बात जान लो आप, जितने भी दार्शनिक, जितने भी पॉलिटिकल स्कॉलर या पॉलिटिकल साइंटिस्ट हुए हैं, दे आर द चाइल्ड ऑफ देयर टाइम। वो अपने समय के शिशु होते हैं। जिस परिवेश में वो पलते बढ़ते हैं, जिस परिवेश और जिस परिप्रेक्ष्य में वो बड़े होते हैं, उसी कंटेक्स्ट में वो अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, विचारों की अभिव्यक्ति देते हैं। ठीक है, तो एरिस्टोटल कहना चाह रहे हैं स्लेवरी इज नेचुरल। स्लेवरी एक प्रकार का जो है प्राकृतिक है और ये बेनिफिशियल फॉर बोथ द मास्टर एंड द स्लेव। ये एरिस्टोटल का कथन है। अब इस कथन से आप क्या समझते हैं, कमेंट करें 200 शब्दों की शब्द सीमा के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 1A हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 1B देखते हैं। नो मैन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी विदाउट हिज कंसेंट। कोई भी व्यक्ति जो है को, ये कथन है जॉन लॉक का। ठीक है, जॉन लॉक कहना चाह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को उसके अधिकार और उसके संपत्ति से वर्जित नहीं किया जा सकता, उसे वंचित नहीं किया जा सकता जब तक कि जो है उसकी अपनी कंसेंट, अपनी उनकी इच्छा ना हो जाए। बात समझ में आया? नो मैन कैन बी डिप्राइव्ड, किसी को भी उनके संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता बिना उनकी आज्ञा और इच्छा के। ठीक है, ये जॉन लॉक का कथन है। जॉन लॉक पता ही आपको राइट टू प्रॉपर्टी के पक्ष में थे। ठीक है, तो जॉन लॉक की प्रॉपर्टी के ऊपर इनके विचार क्या हैं, इनके बारे में आप एक बार अच्छे से पढ़ें। आप इस प्रश्नों का उतना कुछ इसमें कॉम्प्लेक्सिटी है नहीं, बड़ा ही आसान प्रश्न है, आप लिख सकते हैं। ठीक है, कई बार बच्चे स्टेटमेंट देख के घबरा जाता है। अरे नहीं, स्टेटमेंट आप पढ़े किस थिंकर का है, यह अगर आपको मालूम है तो उस थिंकर के बारे में आप उनके विचारों उस कंटेक्स्ट में जाकर पढ़ें, बड़ा आसानी से आप उस प्रश्नों के उत्तर हल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1C। द वर्थ ऑफ ए स्टेट, ये J.S. मिल का कथन है। द वर्थ ऑफ ए स्टेट इन द लॉन्ग रन इज द वर्थ ऑफ द इंडिविजुअल कंपोजिटिंग। देखो, इसमें कहा जा रहा है, J.S. मिल कहना चाह रहे हैं कि देखो उस राज्य, एक पहले इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप इस प्रकार से समझो। एक मटका आप लोग जानते ही होंगे, घड़ा वगैरह, भारत के लोग हैं तो जानते ही होंगे। तो मटके का जो कहा जाता है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, मान के चलो मटका एक देश है, एक राष्ट्र है, और मटके का जो बूंद बूंद है उस देश की जनसंख्या है, देश का एक एक लोग है। अगर मटके का पानी बूंद बूंद जो है स्वच्छ होगा, बूंद बूंद अगर जो मटके में डाले जा रहे हैं वो अगर स्वच्छ डाले जा रहे हैं तो पूरा मटका का पानी स्वच्छ होगा, और वह जो बूंद डाले जा रहे हैं वही अगर मट मैला हो तो स्वाभाविक सी बात है मटके का पानी भी मैला होगा। तो किसी भी एक राज्य
के बारे में यहाँ कहा जा रहा है कि अगर उस देश के नागरिक अच्छे हों तो स्वाभाविक सी बात है राष्ट्र अच्छा होगा। द वर्थ ऑफ ए स्टेट, स्टेट और यहाँ राज्य की बात यहाँ जैसमिल कह रहे हैं कि लंबी दूरी की बात अगर कोई राज्य सोचता है, ठीक है, तो वह यह सोचना चाहिए कि वह लायक है नहीं, कि उस देश के नागरिक लायक हैं या नहीं। ठीक है, मतलब कहा जा रहा है कि वह देश लायक, वर्थ मतलब लायक होना, ठीक है, एक होता है ना लायक और नालायक, दो प्रकार की औलादें होती। तो वह राष्ट्र कितना लायक है, वह राज्य कितना संवर्धन करेगा, कितना वृद्धि विकास करेगा, यह देखना होगा कि उस देश के नागरिक कितना लायक है। अगर नागरिक पूरा इंटेलेक्चुअल हैं, पढ़े लिखे हैं, अब जैसे देखो जनसंख्या का हो जाना पर्याप्त नहीं, पाकिस्तान में भी जनसंख्या है और जापान में भी जनसंख्या है, तो जापान इतनी प्रगति कर ली और पाकिस्तान देखो आटे के लिए भीख मांग रहा है? तो ये सारी चीज़ें हैं, इस चीज़ को समझिए। किसी भी एक राज्य का नागरिक कितना लायक है यह उस राज्य के दूरगामी जो है कह सकते हो कि भविष्य को तय करता है। ठीक है, तो अगर राष्ट्र को लंबे समय तक जीवित रहना है तो उस देश के नागरिकों को अच्छा होना होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 1D, देख लीजिए, यह हेजल का स्टेटमेंट है। कंट्राडिक्शन इज द वेरी मूविंग प्रिंसिपल ऑफ द वर्ल्ड। देखो, थ्योरी ऑफ कंट्राडिक्शन के बारे में आप लोग जानते होंगे, हेजल और मार्क्स के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। यहाँ ये कथन जो है हेजल के द्वारा है कि कंट्राडिक्शन इज द वेरी मूविंग प्रिंसिपल ऑफ दिस वर्ल्ड। जो विरोधाभास है वो इस पूरे के पूरे दुनिया का एक जीता जागता कह सकते हो सिद्धांत है। यह हेजल के द्वारा यह कहा गया। इस कथन से आप क्या समझते हैं, आप कमेंट करें, दो शब्दों की शब्द सीमा के अंतर्गत। तो ये क्वेश्चन नंबर A, B, C and D ये चारों प्रश्न हो गए क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। ठीक है, डिस्कस द बेसिक एजम्पशंस ऑफ बिहेवियरलिज्म। देखो, बड़ा ही सिंपल प्रश्न है। बिहेवियरलिज्म जो है, व्यवहारवाद है, इसके बेसिक एजम्पशंस क्या हैं, या फिर व्यवहारवाद से आप क्या समझते हैं, व्यवहारवाद से क्या अभिप्राय है, व्यवहारवाद के क्या क्या मेन एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं। ठीक है, इससे जो है आप क्या समझते हैं, इसका क्या अभिप्राय है, इसको लिखना है। इसके आगे है इन व्हाट वेज पोस्ट बिहेवियरलिज्म डिफर फ्रॉम बिहेवियरल थ्योरी, और किस प्रकार से पोस्ट बिहेवियरलिज्म जो है बिहेवियरलिज्म की थ्योरी से भिन्न है, इसके बारे में लिखना है। बात समझ में आया? एक तो पहला है कि बिहेवियरलिज्म से आप क्या समझते हैं। अगर बिहेवियरलिज्म पता होगा और पोस्ट बिहेवियरलिज्म दोनों के मध्य के डिफरेंसेस पता होंगे तो आप इस प्रश्न को बड़ा आसानी से लिख सकते हैं। ये क्लियर हो गया? और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ठीक है, इट इज हार्ड इंडीड टू टर्न द लॉकियन डॉक्ट्राइन इनटू एनी काइंड ऑफ अनक्वालिफाइड डेमोक्रेटिक थ्योरी। यह भी एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करना है। ये स्टेटमेंट है मैकफर्सन का। मैकफर्सन कह रहे हैं कि जो लॉकियन की डॉक्ट्राइन है, मतलब जो जॉन लॉक की जो सिद्धांत हैं, ठीक है, उसे किसी भी प्रकार की अनडेमोक्रेटिक थ्योरी में कन्वर्ट करना या ट्रांसफॉर्म करना नामुमकिन है। ठीक है, ये मैकफर्सन का स्टेटमेंट है। ये थोड़ा कठिन है, तो इससे पहले आप लॉकियन की डेमोक्रेटिक जो थ्योरी है या लॉकियन जो डॉक्ट्राइन है, इसके बारे में आप पढ़ें। ठीक है, और उसके ऊपर जो मैकफर्सन का कथन है, मतलब कई बार जो थिंकर होते हैं ना, जैसे देखो प्लूटो है, प्लूटो की आलोचना एरिस्टोटल करते हैं ना, कार्ल पॉपर करते हैं। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े विचारक हुए हैं जो दूसरे विचारों की आलोचना करते हैं, सकारात्मक आलोचना करते हैं। ऐसा नहीं कि बुरा भला कह दिया, गाली दे दिया, ये आलोचना नहीं हुआ। आलोचना करने का मतलब है यहाँ कि किस प्रकार से एक सिद्धांत जो किसी एक दार्शनिक के द्वारा दिया गया है, बतलाया गया है, उसका कैसे काट और उससे अच्छा दर्शन और उससे अच्छे सिद्धांत की प्रस्तुति करना, यह होता है राजनीतिक आलोचना। ठीक है, तो कई मायनों में आप देखोगे कि एरिस्टोटल और प्लूटो में डिफरेंसेस आपको देखने को मिलता है। तो इसी प्रकार यहाँ मैकफर्सन के क्या विचार हैं, या मैकफर्सन क्या इनका समर्थन कर रहे हैं कि कैसे लॉकियन की डॉक्ट्राइन को जो है डेमोक्रेटिक अनक्वालिफाइड थ्योरी में जो है ट्रांसफॉर्म नहीं किया जा सकता। ठीक है, और इसे चेंज करना वह यद्यपि बहुत ही कठिन है, हार्ड है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं कि डिस्टिंग्विश पावर फ्रॉम ऑथोरिटी। देखो, एक होता है पावर, शक्ति, और एक होता है ये ऑथोरिटी, सत्ता। शक्ति अलग चीज है, सत्ता अलग चीज है। सत्ता
सत्ता से ही शक्ति निहित होती है, उसी से ही वो ओरिजिन करती है। इन दोनों में डिस्टिंग्विश करना है, इन दोनों में भेद बतलाना है, अंतर बतलाना है, डिफ्रेंशिएट करना है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन पावर एंड ऑथोरिटी, पहली चीज। दूसरा, हाउ डज रिलायंस ऑन ऑथोरिटी अफेक्ट द नेचर ऑफ पावर, किस प्रकार से रिलायंस ऑफ ऑथोरिटी होने की वजह से जो शक्ति होती है वो परिवर्तित होता है या बदलता है, ठीक है, या उसके जो नेचर होते हैं, उसके चरित्र होते हैं, वो उसमें आमूल चमूल परिवर्तन आता है। हम पहले ही कहा कि सत्ता से ही शक्ति निहित होती है, उसी से वो इमर्ज करती है, ओरिजिनेट होती है। तो जिस प्रकार के सत्ता होंगे और जिस जैसे लोग सत्ताधीश होंगे और जिस प्रकार के लोग सत्ता में बैठेंगे, ठीक है, उस प्रकार के शक्ति में परिवर्तन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस कथन को पढ़ने से पहले आप जो है पावर्स एंड ऑथोरिटी और ऑब्लिगेशंस के बारे में पढ़ें। इसको जब आप अच्छे से अध्ययन करेंगे तब आपको इस चीज़ों के बारे में मालूम चलेगा कि मूलतः पावर किसे कहते हैं और ऑथोरिटी किसे कहते हैं। इन दोनों में जब डिफरेंसेस आपको पता चल जाएंगे तभी आप इस प्रश्नों को सही और सटीक इसका उत्तर लिख पाएंगे। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। 1, 2, 3 एंड 4 सेक्शन ए कंप्लीट हो गया पेपर 1 का, यूपीएससी सिविल सर्विसेज 1995। सो डेट्स ऑल, थैंक यू। हम लोग सेक्शन बी का जो है नेक्स्ट वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।